हमारे एक दोस्त हैं अजय भाई ने कमाल का क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उससे बहुत ही नॉलेज निकलने वाली है। उसी टॉपिक पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। उनके क्वेश्चन पे उन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या किसी भी फॉल्ट में, जैसे एयर कंडीशनर में कोई भी फॉल्ट हो, शायद नॉइस आ रहा होगा इसलिए मैं एसी को बंद करना चाहूँगा क्योंकि नॉइस आ रहा होगा। एसी की किसी भी फॉल्ट, कोई भी फॉल्ट होता है किसी भी पार्ट का, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो कंप्रेसर हो, चाहे वो कैपिलरी हो, या फिर ब्लोअर मोटर हो, या फिर कंडेंसर फैन मोटर हो, कोई भी फॉल्ट होता है तो उसमें एक एरर शो होता है। हर एक एयर कंडीशनर, कुछ अब नए एयर कंडीशनर आ गए हैं जिसमें कुछ अलग अलग टाइप के एरर होते हैं, लेकिन हर एक फॉल्ट के पीछे एक एक एरर होता है। जैसे बात करते हैं, अगर हमारा कंडेंसर फैन मोटर नहीं चल रहा है तो उसमें हो सकता है एरर E4 एरर आ जाए, या फिर E6 एरर आ जाए, या फिर अगर ब्लोअर हमारा मोटर नहीं चल रहा है तो उसमें E6 एरर आता है। या फिर अगर कंप्रेसर अगर हमारा हीटअप होकर बंद हो गया है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, ब्लोअर फैन मोटर, कंडेंसर फैन मोटर चल रहा है, तो उसमें भी E4 का एरर आता है। अगर कंप्रेसर हमारा हीटअप होकर बंद पड़ा है, या फिर हमारा सेंसर काम नहीं कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि उसमें E2 E3 इस तरह का एरर आता है। कॉइल सेंसर और रूम टेम्परेचर सेंसर, इसका भी अलग अलग एरर होता है। E1 अगर कॉइल सेंसर काम नहीं कर रहा है तो E1 एरर आएगा, अगर रूम टेम्परेचर सेंसर काम नहीं कर रहा है तो E2 एरर आएगा। देखिए, जब कोई भी फॉल्ट होता है एयर कंडीशनर में तो कोई ना कोई एरर शो करता है, चाहे E4, ज़्यादातर E4 का एरर शो करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारे सिस्टम में गैस कम होता है, गैस कम रहता है तो भी E4 का एरर शो करता है, क्योंकि कंप्रेसर क्या होता है, हीटअप होकर बंद हो जाता है, तो वहाँ पर E4 का एरर शो करता है। तो इस तरह से हर एक फॉल्ट के पीछे कोई ना कोई एरर होता है। अब देखिए, कैपिलरी ब्लॉक होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, कंप्रेसर हमारा हीटअप होकर बंद होता है, तो उसके लिए भी E4 से एरर शो करता है। अगर हमारा सेंसर काम नहीं कर रहा होता है तो फिर उसमें क्या होता है कि उसमें E2 E1 का एरर शो करता है, अगर हमारा सेंसर काम नहीं करता है तो। इस तरह से कोई भी फॉल्ट हो, अगर कैपेसिटर हमारा कमज़ोर है, वीक है, तो उसके लिए कौन सा एरर शो करेगा, उसके लिए क्या फॉल्ट आएगा। अगर कैपेसिटर हमारा कमज़ोर है, वीक है, तो फिर हमारा कंप्रेसर हीटअप होकर बंद हो जाएगा, कंप्रेसर हमारा काम नहीं करेगा, तो उसके लिए भी E4 का एरर शो करता है। इस तरह से हर एक फॉल्ट के पीछे एक ना एक एरर शो करता है डिस्प्ले में, एयर कंडीशनर में। वैसे आप रेफ्रिजरेटर के बारे में भी पूछे हैं, वैसे मैं ज़्यादा रेफ्रिजरेटर का काम किया नहीं हूँ, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई फॉल्ट होता है। देखिए, एयर कंडीशनर हो या फिर रेफ्रिजरेटर सिस्टम हो, कोई ना कोई फॉल्ट, जब कोई भी फॉल्ट होता है तो उसके पीछे एक ना एक एरर शो करता है। तो उसे देखिए, जब एरर शो करता है तो उसे ढूंढना पड़ता है कि हमारा फॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आपने अगर नहीं देखा है, उसमें कंप्लीट मैं बताया हूँ कि आप इंडोर के सामने खड़े होकर के कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कोई भी छोटा से छोटा फॉल्ट हो, उसे आप खड़े होकर के, इंडोर के सामने खड़े होकर के आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी फॉल्ट है। क्योंकि देखिए, एयर कंडीशनर सिस्टम में बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं होता है, छोटा छोटा फॉल्ट आता है। एयर कंडीशनर सिस्टम सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है, सिस्टम में ज़्यादा एक कंप्रेसर लगा होता है, आउटडोर में एक मोटर लगा होता है, और छोटी सी बस सर्किट होता है उसका कैपेसिटर के साथ में, और कुछ भी नहीं होता है। इंडोर में एक ब्लोअर मोटर होता है, एक PCB होता है, और एक ब्लोअर मोटर होता है, ब्लोअर लगा होता है, कूलिंग कॉइल होता है, और कुछ भी नहीं होता है एयर कंडीशनर सिस्टम में। इसलिए काम सीखना बहुत आसान है। और हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं। देखिए, मैं एक देसी हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं एक देसी हूँ, मैं देसी स्टाइल में समझाता हूँ, इस तरह से समझाता हूँ ताकि क्योंकि भी मैं जल्दी, मेरे साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है, केवल 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इस फील्ड में 2 साल से काम कर रहा हूँ, एयर कंडीशनर से फील्ड में, क्योंकि अभी मैं जल्दी काम सीखा हूँ। ITI करके डायरेक्ट मैं सऊदी अरब में आ गया हूँ, और यहीं पर आकर के प्रैक्टिकल किया, यहीं पर आकर के मैं काम कर रहा हूँ अभी।
तो 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरे साथ में, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस जितना है मेरे साथ में, मैं चैलेंज करता हूँ कि 10 साल के जो एक्सपीरियंस वाले हैं, 20 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, आके मेरे साथ कंपटीशन कर लें। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरे साथ, क्योंकि मैं ITI करके आया हूँ और मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो नए टेक्नीशियन हैं, जो नया सीख रहे हैं अभी काम, उनके समझ में, उनके पल्ले नहीं पड़ता है ये टेक्निकल लैंग्वेज। हमारे खुर्रम साहब हैं, खुर्रम साहब को शायद कुछ लोग जानते होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो खुर्रम साहब को जानते होंगे। तो वो साहब यूज करते हैं टेक्निकल लैंग्वेज का, कि उनका कई वीडियो में देखा हूँ। लेकिन एक्चुअल में जो टेक्नीशियन हैं, दूर दूर तक टेक्निकल लैंग्वेज से कुछ लेना देना नहीं होता है उसका। टेक्निकल लैंग्वेज से जिस तरह से समझाते हैं, मैं भी चाहूँ तो टेक्निकल लैंग्वेज में समझा सकता हूँ, लेकिन जो नए टेक्नीशियन हैं या फिर पुराने टेक्नीशियन हैं, पल्ले नहीं पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ भी लेना देना नहीं होता, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है टेक्निकल लैंग्वेज से। इसलिए सिंपल शब्दों में मैं समझाता हूँ जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि जल्दी मैं सीखा हूँ अभी काम, कैसे काम सीखा जाता है और क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मुझे पता है। इसलिए जो समझाना होता है, जो रियल में होता है, उसे मैं समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए हर किसी को। क्योंकि वही लोग वीडियो को देखते हैं, वही लोग सीखना चाहते हैं, जो नए टेक्नीशियन हैं, जो नया सीखना चाहते हैं काम, वही लोग वीडियो को देखते हैं। जो पुराने होते हैं उनको तो हर काम पता है, उन्हें हर चीज़ पता है कि कौन सा फॉल्ट होता है तो क्या करना पड़ता है, फॉल्ट को कैसे फाइंड करते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। जो नए होते हैं वही लोग वीडियो को देखते हैं। इसलिए मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि होता क्या है, जो नए टेक्नीशियन हैं, मैं भी कुछ दिन रहा हूँ उनके साथ में, पुराने टेक्नीशियन के साथ में, जो हेल्पर होते हैं, हेल्पर को पुराने टेक्नीशियन सिखाना नहीं चाहते हैं काम। अब ये तो पता नहीं है कि कारण क्या है, लेकिन सिखाना नहीं चाहते हैं काम। मैं भी कुछ जो हमारे साथ टेक्नीशियन रहते थे, मैं उनसे कभी कभी पूछता था कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कंप्रेसर की सप्लाई कैसी होती है, और CSR टर्मिनल कैसे चेक करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं। लेकिन कुछ नहीं बताते थे वो लोग। कहते हैं अभी समय है सीखना। लेकिन देखिए, अगर सीखना चाहते हैं काम, कुछ लोग कहते हैं 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दिमाग लगा के सीखना चाहते हैं, दिमाग लगा के सीखेंगे तो 1 महीना 2 महीना बहुत है, काफ़ी है 1-2 महीना एयर कंडीशनर का काम सीखने के लिए। लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए, तब आप बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे ही इधर उधर हेल्पर की तरह चलते रहे तो फिर 5 साल में भी आप काम सीख नहीं पाएंगे। वैसे सीखना क्या होता है, सबसे मेन चीज़ होता है कि फॉल्ट को फाइंड आउट करना, फॉल्ट को पकड़ना। सबसे मेन चीज़ यही होता है। टेक्नीशियन वही कहलाता है जो देख करके बता दे इसमें क्या फॉल्ट है। अब मुझे कोई फ़ोन करके पूछ लेता है, कोई मैसेज कर देता है मुझे कि मेरे एयर कंडीशनर में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं यहीं पे समझ जाता हूँ, यहीं पर मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट है और इसमें क्या करना पड़ेगा। इस तरह से दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि क्या फॉल्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यही छोटा सा वीडियो है, छोटा सा टॉपिक था, यही समझाना था आपको। कि हमारे एक दोस्त कहते थे कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं, तो मैं देसी हूँ, देसी की तरह समझाता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।